हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान के बारे में। आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि उसको गिराए हुए 75 साल हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है एग्जाम में, इसलिए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे जापान के बारे में, जापान के मैप के बारे में, जो मेन आइलैंड्स है जापान के उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बासमती राइस के बारे में, और अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स के बीच में बासमती राइस को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में एक और राइस के बारे में पढ़ेंगे, पोकाली राइस। और फिर देखेंगे हम 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। और आखिर में पढ़ेंगे फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया कहाँ खुला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्नो लेपर्ड के बारे में जानेंगे थोड़ा सा हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ये न्यूज थी, जापान मार्क्स 75th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, उसका एंड कैसे हुआ था? एंड हुआ था जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराकर। जापान में 2 जगह पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो डेट देखिए कौन सी थी। 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को पहला बॉम्ब गिराया गया था सुबह 8:15 पर। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा जगह है जापान में, वहां पर पहला बॉम्ब गिराया गया था। और बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय बॉम्ब का नाम था। ये 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। डेट है 6 अगस्त, हिरोशिमा पर गिराया गया पहला बॉम्ब, और बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। पहला मतलब लिटिल बॉय, ये याद रखना आपने। और जो बॉम्ब था वो यूरेनियम बेस्ड था। बॉम्ब था जो वो यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब था। जो दूसरा बॉम्ब था वो प्लूटोनियम बेस्ड था। पहला था जो वो यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब था। दूसरे के बारे में पढ़ लेते हैं। अब 6 अगस्त को पहला गिरा, उसके जस्ट 3 दिनों बाद यानी कि 9 अगस्त को, ये भी सुबह सुबह एक और जगह है जापान में, उसका नाम है नागासाकी। नागासाकी पर दूसरा बॉम्ब गिराया गया है। और बॉम्ब का नाम क्या था? बॉम्ब का नाम था फैट मैन। पहले का नाम क्या है? लिटिल बॉय। अब बॉय बड़ा हो चुका है, मतलब दूसरा बम है, बाद में आएगा ये है फैट बॉय, फैट मैन, इसका नाम है फैट मैन। और बॉम्ब में क्या था? प्लूटोनियम था, मेनली प्लूटोनियम बेस्ड दूसरा बॉम्ब था। इसके बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, यूरेनियम था या प्लूटोनियम था। पहले में याद रखना है यूरेनियम था, दूसरे में प्लूटोनियम था। पहले का नाम लिटिल बॉय, दूसरे का नाम फैट मैन। पहला 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। पहला हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर। जो पहला बम गिराया गया था, इसने ज्यादा तबाही मचाई थी। मेनली 1.5 लाख के करीब लोग मर गए थे जो पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा में। और दूसरे बम में तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो बम नागासाकी पर गिराया गया था। तो याद रखना इन दोनों बॉम्ब्स के बारे में। 75th एनिवर्सरी हो गई है इनकी, तो इस साल एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। अब चलते हैं आगे, जापान के बारे में अब जान लेते हैं। जापान की लोकेशन देख लेते हैं, जापान कहाँ है। तो ये देखिए, ये है जापान। काफी सारे आइलैंड को मिलाकर जापान बना है। जापान में बहुत सारे आइलैंड्स है, बट मेनली बात होती है सिर्फ 5 आइलैंड्स की। 5 मेन आइलैंड है जापान के। ये देखिए, सबसे पहला है होकाइडो। सबसे पहला कौन सा है? होकाइडो। दूसरा है होन्शु, ये सारा दूसरा आइलैंड है, ये दूसरा है, ये है होन्शु। तीसरा ये देखिए छोटा सा है यहाँ पर, जो तीसरा मेन आइलैंड है वो है शिकोकू। और जो चौथा मेन आइलैंड है वो है
क्यूशू, और एक और मेन आइलैंड है इनका, वो है ओकिनावा। तो देखिए छोटा सा है बिल्कुल, ओकिनावा, यहाँ पर है ओकिनावा। ओकिनावा 5 मेन आइलैंड है जापान की जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। अब इनके बारे में याद क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको सबसे छोटा कौन सा है इनमें, वो है ओकिनावा। सबसे बड़ा कौन सा है, वो है होन्शु। तो ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि हिरोशिमा कौन से आइलैंड में है, तो याद रखना है हिरोशिमा यहां पर है। कौन सा आइलैंड है, होन्शु। हिरोशिमा इज इन होन्शु। और नागासाकी कहां पर है, नागासाकी है क्यूशू में। यहां आकर कहीं नागासाकी है, यहाँ लोकेट नहीं किया हुआ है, बट इस जगह पर नागासाकी है। तो नागासाकी क्यूशू आइलैंड में है और हिरोशिमा है होन्शु आइलैंड में। और पूछा जा सकता है आपसे कि टोक्यो कहां पर है, टोक्यो भी होन्शु आइलैंड में, याद रखना है। टोक्यो और हिरोशिमा होन्शु आइलैंड में है, जबकि नागासाकी क्यूशू आइलैंड में है। और सबसे छोटा आइलैंड है ओकिनावा, सबसे बड़ा होन्शु। और आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको आइलैंड्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए। तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर है होकाइडो, उसके बाद होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू और फिर ओकिनावा। आपको याद रखना है इनका सीक्वेंस कैसे है, नॉर्थ टू साउथ याद कर लीजिए या फिर साउथ टू नॉर्थ याद कर लीजिए। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। और देख लीजिए क्या है, यहाँ पर सी ऑफ जापान है, जापान के पास येलो सी है, बट ये जापान के पास नहीं है, ये है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इस साइड है चाइना। तो इनके बीच में येलो सी आता है, बट जापान के साथ क्या है, सी ऑफ जापान है। इस साइड क्या है, जापान की ईस्ट में है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नीचे है जापान के फिलीपीन सी। ये याद रखना है आपको, फिलीपीन सी नीचे है और साइड वेस्ट में है सी ऑफ जापान। चलिए फिर आगे चलते हैं, बासमती राइस के बारे में पढ़ते हैं, क्यों अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है एमपी गवर्नमेंट और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो कंट्रोवर्सी मेनली हुई है जीआई टैग को लेकर। मध्य प्रदेश ने क्या कहा है कि हमें हमारे बासमती राइस को भी, जो 13 डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, उनको बासमती राइस उगाया जाता है जो वहां पर, उन्हें भी जीआई टैग मिले। बट जो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि अगर एमपी का राइस भी जीआई टैग, बासमती जो राइस है एमपी का उसे भी जीआई टैग दे देंगे, देन it will not only harm the reputation of Indian basmati as a whole but also the national interest। अब क्यों कहा है इन्होंने ऐसा, पहले इन नीचे वाली लाइनें पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द ग्लोबल एरिना एज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ प्रीमियम बासमती। प्रीमियम बासमती का इंडिया अकेला प्रोड्यूसर है। नो अदर कंट्री एक्सेप्ट 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ये याद रखना, अकेला नहीं है, ओनली नहीं आएगा, पाकिस्तान भी है। 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान कैन कॉल एनी ऑफ इट्स राइस एज बासमती। तो कोई भी और देश 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी और देश अपने राइस को बासमती नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही प्रीमियम क्वालिटी का बासमती उगाते हैं। अब इंडिया में कौन कौन उगाते हैं, किनके पास जीआई टैग है, कौन सी स्टेट, वो है 7 स्टेट्स है। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद JNK जो भी स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी। 26 डिस्ट्रिक्ट आती है वेस्टर्न यूपी की, और दिल्ली। ये 7 एरियाज है जिनके बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है। बट जो मध्य प्रदेश का बासमती है उसकी क्वालिटी इतनी प्रीमियम नहीं है। तो इसलिए ऑल इंडिया राइस
एक्सपोर्टर एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले पंजाब के सीएम ने भी पीएम को लेटर लिखा था कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग ना दिया जाए, तो इसलिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी दो सीएम्स के बीच में। उनका जवाब भी दिया था मध्य प्रदेश के सीएम ने कि हमें जरूर मिलना चाहिए, बट अगर इन्हें मिल जाता है जीआई टैग तो जो हमारी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है हमारी बासमती ने, उसका क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगी। तो जो हमने दूसरी कंट्रीज को रोका हुआ है बासमती का टैग यूज करने से, तो वो कंट्रीज भी कहेंगी कि हमें भी अब यूज करनी है, क्योंकि आपके जो चावल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। इसलिए एमपी को इंक्लूड नहीं करना चाहते जीआई टैग में बासमती राइस के। तो ये थी सारी कंट्रोवर्सी बासमती राइस को लेकर एमपी गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं अब पोकाली राइस, एक और राइस के बारे में पढ़ते हैं। पोकाली राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज नोन फॉर इट्स सोल्ट वाटर रेजिस्टेंस। सोल्ट वाटर रेजिस्टेंट मतलब कि ये सोल्ट वाटर में भी उगाया जा सकता है इसको। तो द पोकाली वेराइटी इज नोन फॉर इट्स salt water resistance and ability to flourish in the paddy fields of coastal districts of Kerala। कहां पर उगाया जाता है? केरला में उगाया जाता है और सॉल्ट वाटर्स में उगाया जाता है। तो याद रखना है आपको, पोकाली राइस कैन बी ग्रोन इन सॉल्ट वाटर। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सीधा आपसे। अब क्या जीआई टैग है इसके पास? बिल्कुल जीआई टैग मिला हुआ है इसे बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। अब क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो सुंदरबन के फार्मर है, सुंदरबन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन कहां है? वेस्ट बंगाल में। आर प्लानिंग टू यूज पोकाली सीड्स एज अबाउट 80% ऑफ राइस पैडीज इन सुंदरबन फेस द प्रॉब्लम ऑफ साल्ट वाटर इनकर्जन। अब जो सुंदरबन के किसान हैं वो भी पोकाली राइस उगाना चाहते हैं, क्योंकि जो 80% उनके पैडी फील्ड है सुंदरबन एरिया के, वहां पर साल्ट वाटर आ जाता है, क्योंकि सुंदरबन कोस्टल एरिया में है। तो इसलिए पोकाली राइस अभी न्यूज में था। याद रखना पोकाली राइस के बारे में। जीआई टैग है इसके पास और कहाँ उगाया जाता है? केरला में उगाया जाता है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला में उगाया जाता है एंड इट इज साल्ट वाटर रेजिस्टेंस। याद रखना है कि साल्ट वाटर में उगाया जा सकता है पोकाली राइस। और अगर अब सुंदरबन में भी ये कामयाब हो गया तो क्या होगा? इट वुड बी अ गुड स्टेप टू टर्न अराउंड द फॉर्चून ऑफ द फार्मर्स। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, तो ये भी पोकाली राइस भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सुंदरबन के फार्मर्स की इनकम डबल करने में। तो याद रखना है आपको पोकाली राइस के बारे में। अब पढ़ते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनमें से एक है 103 अमेंडमेंट एक्ट। क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये याद रखना है आपने, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ये जो मैंने अंडरलाइन किए पॉइंट, ये सारे आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो 10% रिजर्वेशन की बात कर रहा है ये एक्ट। कहां पर? गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। किनको दे रहा है? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब जो एक्ट बना है वो कौन से आर्टिकल को अमेंड कर रहा है? तो आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड कर रहा है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए इसके, क्या लिखा है इनमें। तो आर्टिकल 15 में अमेंड किया गया, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू कार्व रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहाँ की बात हो रही है? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, इंक्लूडिंग प्राइवेट वन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही होगा सिर्फ, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी लागू किया जाएगा 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वेदर दे आर एडेड और नोट बाय द स्टेट। चाहे उन्हें फंड मिल रहा है स्टेट से या नहीं, बट वहां पर 10% रिजर्व सीटें रहेंगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जम्प्टेड। ये देख लीजिए कौन से इंस्टीट्यूशंस एग्जम्प्टेड है, वो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे क्या होता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और आर्टिकल 16 में इट प्रोवाइड कोटा फॉर इकोनॉमिकली डिप्रीव्ड सेक्शन इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो रही है। आर्टिकल 16 जॉब से रिलेटेड है, याद रखना है। और आर्टिकल 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ये याद रखना है आपको। 103 इज रिलेटेड टू 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब व्हाट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? किन्हें कहते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से पढ़ते हैं जो रेड किया हुआ है। A minority institution means a college or institution। सबसे पहले तो a college or institution, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, other than a university, other than a university established or maintained by a person or group, established or maintained by a person or group। ये याद रखना बिल्कुल आपको, a person or group of person from amongst the minority। जो है पर्सन और ग्रुप होना चाहिए वो अमंगस्ट दी माइनॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, पता चल गया होगा आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। कोई ऐसा कॉलेज या इंस्टीट्यूट जिसे मेंटेन कौन कर रहा है, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि माइनॉरिटी को बिलोंग करता हो। अब माइनॉरिटी किसे कहा गया है यहाँ पर? तो हियर अ माइनॉरिटी इज टू बी डिटरमाइंड only by reference to the demography of the state and not by taking into consideration of population of the country। तो जो माइनॉरिटी की यहाँ पर बात हो रही है वो सिर्फ स्टेट से रिलेटेड होगी, मतलब जो स्टेट में माइनॉरिटी होगी। एज अ होल हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी होगी उसे नहीं देखेंगे, जो उस पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी होगी उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ये याद रखना है आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में और माइनॉरिटी किसे कहते हैं। यहाँ पर नीचे आर्टिकल 30 की बात की गई है। आर्टिकल 30 हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? सबसे पहले तो 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। और कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं फंडामेंटल राइट से? तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 31, एक्सेप्ट आर्टिकल 31 याद रखना है। कौन सा आर्टिकल नहीं आएगा? 31। बाकी सारे 14 टू 32, 14 टू 32 ये हमारे है। ये आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को दर्शाते हैं। तो कितने हैं टोटल? अभी बताया मैंने आपको 6 है। याद रखना है पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 थे। कितने थे? 7 थे। बट अभी कितने? 6। तो कौन सा हमने निकाल दिया बाहर? वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हमने फंडामेंटल राइट में से निकाल दिया और इसे अब एक लीगल राइट बना दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था, बट हमने इसे फंडामेंटल राइट नहीं रहने दिया, हमने इसे अब एक लीगल राइट बना दिया है। तो आर्टिकल 31 चला गया। अब फंडामेंटल राइट सिर्फ 14 से लेके 32 तक है
बट 31 उसमें इंक्लूड नहीं है। ये याद रखना है आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 6 फंडामेंटल राइट है हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया। तो ये कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड गवर्नमेंट बनाएगी, अभी बना नहीं है बट उत्तराखंड गवर्नमेंट बना देगी इसे। कौन कौन बना रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पहले तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है आगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है। तो याद रखना है फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर बन रहा है इंडिया का? वो बन रहा है उत्तराखंड में। अब स्नो लेपर्ड जो इंडिया में है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूट्स टू 5% ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड रीजन। मतलब जितनी ग्लोब में स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उसका 5% इंडिया में, ये याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है वो है IUCN स्टेटस। तो इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब ज्यादा खतरे में नहीं है अभी। 10,000 से ज्यादा अभी इसकी पॉपुलेशन है, ये याद रखना है आपने। वल्नरेबल कैटेगरी में जो आते हैं उनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होती है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है स्नो लेपर्ड। ये बस 2 पॉइंट आपको याद रखने की IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है स्नो लेपर्ड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको पता चला होगा एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में जो जापान के ऊपर गिराए गए थे, और जापान की लोकेशन के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। बासमती राइस GI टैग से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में पता चला होगा, और पोकाली राइस की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फीचर्स क्या है वो आपको पता चला होगा। और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट, और लास्ट में हमने पढ़ा है फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर के बारे में। इन सब चीजों के बारे में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।